हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्वेश्चन है हेलो फ्रेंड्स आज का जो ये क्वेश्चन है ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की एक कंप्लीट नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आप इस एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आप प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द होरिजोनटल with initial velocity v0 assuming air drag to be negligible. Find the time of motion, the maximum height of ascent, range, and what is the value of alpha that they will be equal to each other. इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालना है, कर्वेचर ऑफ रेडियाई ऑफ द ट्राजेक्ट्री एट द, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके बारे में लगभग हर चीज़ पूछ रखी है। तो चलिए ये एक अच्छा मौका है, इससे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाएंगे और साथ के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाएंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से जब आप सपोज दैट दिस इज द अर्थ सरफेस, और जब आप इस अर्थ सरफेस से कोई बॉल v वेलोसिटी पे थ्रो करते हो, v नॉट वेलोसिटी से थ्रो करते हो, यहाँ पे इसकी जो एंगल है दिस एंगल इज अल्फा एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। जब आप ऐसा थ्रो करते हो तो what you will observe, you will observe that this ball is having two components of velocity. एक कंपोनेंट हम अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब एक पैरेलल टू सरफेस एक परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस लेते हैं, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you will observe that perpendicular component is decreasing perpendicular component of velocity is decreasing due to the effect of acceleration due to gravity, और कुछ समय के बाद ये जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल लीड इट टू इंक्रीजिंग पोजीशन एंड द बॉल विल फॉल लाइक दिस। तो ये कुछ कहानी ऐसे होने वाली है कि जब आपने बॉल को थ्रो किया तो ये बॉल आपकी इस पाथ को मूव कर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा था। ये वी नॉट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इम्पैक्ट में था, और ऑल दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो कांस्टेंट था। तो ऐसी कुछ मूवमेंट होगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा वी नॉट कॉस अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज वी नॉट साइन अल्फा। यानी अगर हम बी नॉट वेक्टर को लिखना चाहें, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो आई कैन राइट दैट दिस वेक्टर वी नॉट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप। यही है वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप हॉरिजॉन्टल, और ये आपका वर्टिकल। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखा जाए, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखा जाए तो बस एक है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय स्मॉल जी, एंड दैट इज इन जे कैप, इन डायरेक्शन जे कैप। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है नहीं।
एयर ड्रैग को हमने निगलेक्ट कर रखा है इसलिए। अब पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि टाइम ऑफ मोशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जब ये बॉल ट्रेवल कर रही है तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है। स्टॉप होने पे जिस सरफेस से ये बॉल चली थी उसी सरफेस पे ये पहुंच गई, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा जाए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम एस वाई से अगर डिनोट करते हैं, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू वाई कंपोनेंट of the velocity, initial component of the velocity into the time of flight plus half into y component of acceleration into टाइम स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि y का जो कंपोनेंट होगा वो एक्सेलरेशन भी उसकी y की कंपोनेंट से ही गवर्न होगी, और जो वेलोसिटी होगी वो भी y कंपोनेंट की ही लेनी है while कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस पॉइंट पे आके ये आपका जीरो हो जाएगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो करता हूँ, एक्सल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज वी नॉट साइन अल्फा, ये लिखता हूँ वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी प्लस, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव में है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो तो इट विल बी ब्रोकन इनटू टी इन द ब्रैकेट वी नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी। अब या तो t इज इक्वल टू जीरो होगा, देखिए t इज इक्वल टू जीरो है, टाइम इज इक्वल टू जीरो जो है बॉल सरफेस पे है। और दूसरा, जब इस कंपोनेंट को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हेन द अगेन द बॉल इज रीचिंग एट दिस पॉइंट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वी नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपका जो t आया दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। जब एक ही सेम लेवल के सरफेस पे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस केस में आपने क्या किया, आपने वर्टिकल कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, उस समय कितनी देर तक ये हवा में रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो दैट वी हैव calculated, that is time of the motion we have calculated. Now the question is maximum height of ascent and horizontal range, what value of angle alpha they will be equal to each other। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो अभी निकाल देते हैं। पहले देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कुछ है नहीं तो ये टर्म तो हो गया जीरो। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, और ये जो एक्स डायरेक्शन की ये होती है इसको रेंज भी बोलते हैं। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है आपका वी नॉट कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपके पास अवेलेबल है, दैट इज हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 वी कैन पुट, तो दैट इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी। टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन टू अल्फा। तो वी कैन राइट रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई
g. So this is equal to range, or you can say that the distance traveled in the x direction by the ball before falling on the ground. Okay, और जस्ट इट टचेस द ग्राउंड, तो जो डिस्टेंस उसने इनिशियल से लेके फाइनल तक ट्रेवल किया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो जीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है फॉर्मूला, दैट वी वाई इज इक्वल टू initial velocity in y direction into time, okay, let it be t1, plus acceleration in y direction into time t1। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अगर जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, दैट इज वी नॉट साइन अल्फा। Time of flight at this time you don't know, because at what time it will be maximum height, that we are trying to calculate here, and दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सॉरी, यहाँ पे आपका ये जो t है ये नहीं आता है, तो इसको हटा देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू u प्लस ए टी, so this t will be removed, we will have something like this, sin alpha minus g into t1। Very sure you will get the time t1 is equal to v naught sin alpha divided by g। Now the question is, we have to calculate the maximum height covered. So by putting this value in the for the displacement in y direction, we can calculate. So that is equal to displacement in y direction is equal to initial velocity in y direction into time plus half acceleration in y direction into time square. Just putting the value, this maximum height is equal to velocity in y direction, initial velocity in y direction we have v naught sin alpha into t, that I have calculated earlier, that is equal to v naught sin alpha divided by g minus half ay, that is equal to g into time, that is equal to v naught sin alpha by g whole square. When you will solve this equation, you will very simply what you will observe, this is equal to v naught square sin square alpha divided by 2g. So that is the maximum height, of the ball during its flight. So now we have attempted this part of the question is also there, that is b. We have attempted what is the value of angle alpha, that they will be equal to each other. Okay, now another question is that what is the value of alpha, that these both conditions will be equal to each other. So just you have equation number 2 and equation number 4. So just equate what you will get. Let us see. From equation number 2, the range is equal to v naught square by sine 2 alpha. So equation number 2 and equation number 4. So that is equal to v naught square. From equation number 2 you get v naught square sine 2 alpha by g. v naught square sine 2 alpha by g, that is equal to v naught square sine square alpha by 2g. So just g will be cancelled, v naught square will cancel. We will have something like that
2 sine alpha into cos alpha is equal to sine square alpha by 2. When you will solve this, what you will get? Sine alpha will be cancelled. We will get tan alpha is equal to 4. It means alpha is equal to tan inverse 4. So at alpha is equal to tan inverse 4, you will get that the range of the that projectile motion will be equal to the range of the projectile motion will be equal to the uh, maximum height of that projectile motion. So since we have solved this second part also, now coming to the third part, that is trajectory. Trajectory means the velocity in y direction. The trajectory means the path, the variation of path as a function of y and x, so that we can locate. Okay, so how this will be done? Let us move to the next equation. You know, in x direction the velocity is constant. Velocity is constant. So if we see, let us indicate the velocity in the displacement in x direction by x. So this x is equal to nothing but v naught cos alpha into time, because acceleration component is not there. So this time is equal to v naught x divided by v naught cos alpha. So let us take this value as an equation 1, since we have to establish the relation between y and x, and let the displacement in y direction is denoted by y coordinate of the system. So y is equal to what? Velocity in y direction, that is equal to v naught sine alpha into t minus half into gt square. Just you put the value of time t from equation number this, let it be equation number 5. From equation number 5 to equation number 6, what you will get? You will get that y is equal to v naught sine alpha into x divided by v naught cos alpha minus half into g into x by v naught cos alpha whole square. When you will solve, what you will get? You will get this v naught will be cancelled. Cosine alpha upon cos alpha can be written as tan alpha. So this is nothing but x tan alpha minus half g x square divided by v naught square cos square alpha. So this is the equation. This is the certain equation. And if you observe everything, this tan alpha is a constant. This x square upon this g v naught cos square alpha half, the value is constant. So it is a kind of inverted parabola. And what you observe here, the initial explanation also, that the ball or the thing that is thrown like this will form a inverted parabola. So that is what this equation of trajectory is exactly presenting. So this is the equation of trajectory of the motion that we have calculated here. Okay, now the equation of trajectory and displacement of the body along vertical and horizontal. Next question is the curvature or radii of the trajectory at its initial point and its peak. Its initial point and peak. You know its initial point
and its peak. So first of all, you observe at peak. At peak, the tangent is the velocity in horizontal direction because there is no vertical direction velocity. So in this case, the velocity is v naught cos alpha, and this v naught cos alpha, you know, v square by r. V square by r is the acceleration. Acceleration, which kind of acceleration? Centripetal acceleration, and this will be provided by the acceleration due to gravity in this case. So that will be the case, that we will observe that when it is at peak, the v square by r, that is equal to v naught cos alpha whole square by r is equal to g. At peak I am calculating, at peak. So you will get the radius of curvature of the path at this point at the peak. We will get v naught square cos square alpha by g, that is radius of curvature of path at peak. Now coming to the initial point. Initial point, if you will observe in this particular diagram, that something is being thrown at an angle alpha and it is moving like this. We have one component of acceleration due to gravity that must be perpendicular. So what we will do, that this gravity component, suppose this is gravity, this is the gravity component. So this gravity component must make two angles. Just observe it. It is a very nice thing that you will observe. This angle is alpha. This is acceleration due to gravity g. So this angle is 90 minus alpha, then this angle will be equal to alpha. So perpendicular component will be g cos alpha. G cos alpha. And you know v naught is the region that is moving. So we are just calculating the component of acceleration that is perpendicular to this v naught. Because we have to calculate the radius of curvature at initial point. So in that case, you know, v naught square by r is equal to g cos alpha. So r is equal to v naught square by g cos alpha. So in initial case, this will be the radius of curvature, and at peak you will observe this. So this is the way how to calculate the equations. So now you have learnt all the basic fundamentals related to the basic equation of the projectile that we have solved today. If there is any doubt, you can ask, and we will go in much more depth of the projectile motion in upcoming lectures. Okay, thank you.